लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या अब अगर वो वापस आना चाहें तो आप उनको दोबारा एक मौका देना चाहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि देखो यार, जो गया सो गया, उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता, वो खुद भी नहीं। जैसे मैंने बताया कि मेरी आदत है हर एक लर्निंग्स को ना डॉक्यूमेंट करने की। मैं कहीं ना कहीं उसको लिख लेता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ ज़िंदगी से। तो मैं काफ़ी लोग को देखता हूँ जो लोग अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, या जो स्ट्रगल करते रहते हैं बट कुछ चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं उन लेमन एडवाइसेस से हट के अगर कुछ ऐसी एडवाइस दे सकूँ जो मैंने खुद ज़िंदगी से सीखा है, सो आई ट्राई टू समराइज ईच ऑफ दैट लेसन अबाउट मूविंग ऑन। किसी चीज़ से आगे कैसे बढ़ें, अगर आप ब्रेकअप से जूझ रहे हो तो उससे बाहर कैसे निकलें। मुझे लगता है कि मेरी जो लर्निंग्स हैं उससे यू कैन कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। उससे आप अपनी हीलिंग को ना थोड़ा तेज़ कर सकते हो। और अगेन ये सारे लेसन्स मैंने खुद जी कर देखे हैं। मैंने अब बस उसको एक हेडिंग दे दी है ताकि आप बेटर तरीके से समझ सको। कभी आपने गौर किया है किसी चीज़ को अगर आप जितना ज़्यादा भूलने की कोशिश करते हो उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें और ज़्यादा याद आती हैं। मैं जब हीलिंग फेज़ में था ना, तो मैं हर वक्त खुद से सवाल करता था कि कैसे मूव ऑन कर जाऊँ, हाउ टू मूव ऑन। हर टाइम बस मैं वही सर्च करता रहता था। मैंने उस सवाल को इतना ज़्यादा बड़ा बना लिया था अपने दिमाग में ना। और आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है कि बस डिलीट का बटन दबाओ और सब गायब। ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर मुझे समझ में आया कि मैं एकदम उल्टा कर रहा हूँ। दिमाग ना एकदम अजीब चीज़ होती है। जो चीज़ आप नहीं सोचना चाहते हो, जो चीज़ आप भूलना चाहते हो, वही सोचने पर मजबूर करती रहेगी। और ये बहुत सबकॉन्शियसली होता है। आपका दिमाग ज़्यादातर टाइम ऑटो पायलट पे चलता है। ये जब मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की लिखी हुई पढ़ी, उससे तब समझ में आया मुझे कि ज़्यादातर टाइम हमारा दिमाग ऑटो पायलट पे चलता है, हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता। इसको ऐसे समझो कि जितना अपने दिमाग से बोलोगे कि मुझे खुश रहना है, उतना ही आप अपने दिमाग को ये भी बता रहे हो कि आप उदास हो। अगर आप असली में खुश हो गए ना, तो आपको बार बार खुद को बोलना नहीं पड़ेगा। अगर मैं असली में मूव ऑन कर चुका होता ना, तो मुझे बार बार खुद से मूव ऑन करने को डिमांड नहीं करना पड़ता। असली हीलिंग शायद तब होती जब आपको उस शख्स के होने और ना होने से फ़र्क ही ना पड़े। स्टॉप फोकसिंग ऑन थिंग्स विच यू डोंट वॉन्ट इन लाइफ, रादर शिफ्ट योर फोकस टू द थिंग्स विच यू एक्चुअली वॉन्ट इन लाइफ। देखो, जो सोचोगे ना वो मिलेगा, जो सोचोगे ना वही होगा आपके साथ। आपका दिमाग ना एक लाइमलाइट की तरह काम करता है। जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा लाइमलाइट डालोगे ना, जिस थॉट पर जितना ज़्यादा लाइमलाइट डालोगे ना, वो उतना बड़ा होता रहेगा। तो ये पूरा कहने का मकसद ये था कि जो भी तक आपने उस शख्स पे, उस सवाल पर अभी तक जो अपना पूरा लाइमलाइट डाल के रखा है ना, उस लाइमलाइट को ना आपको धीरे धीरे कम करना होगा। सिंपली पुटिंग, जब तक उस शख्स का हवा माथे से हटाओगे नहीं ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो सेकंड एडवाइस मुझे देनी थी वो ये थी कि राइट डाउन अबाउट ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स अबाउट योर ब्रेकअप, अबाउट योर टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसमें सिंपली ना आपको 4-5 शीट्स ऑफ पेपर लेनी है और आपको ना यू हैव टू राइट डाउन व्हाट आर यू एग्जैक्टली फीलिंग। उसमें एग्जैक्टली लिखो कि उस शख्स के में क्या क्या खामियां थी, आप क्यों उस रिलेशनशिप से हटे हो। अपनी पर्सनल स्टोरी से बताता हूँ। जब आप हीलिंग के फेज़ में रहते हो ना, बहुत बार ना ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप हील हो चुके हो, मगर जो यादें होती हैं ना वो वेव्स में आती हैं। आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, मगर पूरे यादों का झोंका आएगा ना और आपको गिरा देगा एकदम। जितना खुद को संभाले होगे ना, आप देखोगे सब टूट गया है। उस समय लोग गलती जो करते हैं ना मोस्टली, वो होते हैं दे ट्राई टू सीक एन इनक्लोजर, दे ट्राई टू रिवर्ट बैक टू देयर एक्स। मुझे एक चीज़ समझानी थी कि देखो, जहाँ से आपको ज़ख्म मिला है ना, वहाँ से आपको कभी मरहम नहीं मिल सकता। एक दिन मैंने फाइनली डिसाइड करके आई स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग। जो जो मुझे उस रिश्ते से शिकायतें थी, जो जो चीज़ों ने मुझे इफ़ेक्ट किया था, हर वो इवेंट जिसमें उसने मुझे धोखा दिया था, हर बार जब जब उसने मुझसे छूट कहा था, मैंने हर उस इंसिडेंट को लिखा। आई रोट एवरीथिंग। मैंने हर वो चीज़ लिखी कि क्यों मुझे उस शख्स के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, क्यों मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया उस रिलेशनशिप से हटने का। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आई केप्ट राइटिंग एंड राइटिंग, और मैंने करीब 5 से 6 पेजेस लिख दिए। और लिटरली जब तीसरे दिन मैंने उस पेज को उठा के देखा ना, तो आई वाज शॉक्ड
कि वाई वॉज आई इवन इन दैट रिलेशनशिप। मुझे रियलाइजेशन हुई कि शिट, मैं क्यों था अभी तक रिलेशनशिप में। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग को ना एक बार में सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन जब मैंने सारी चीज़ें लिख दी ना, सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स उस चीज़ के लिखे ना, तब मुझे ज़्यादा आसानी हुई अपने डिसीजन को लेकर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, जो एक सबसे बड़ा चेंज जो मुझको मेरे अंदर दिखा वो ये था कि अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं ना रो नहीं पाता था। उस इवेंट के बाद से ना मैं बहुत शॉक में था। होता है ना कि कई बार दर्द इतना ज़्यादा भर जाता है कि आंसू निकल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही किसी एक रात के 2-3 बजे अचानक से होता है ना, कुछ यादों का झोंका आता है। मुझे एक लाइन स्ट्राइक करी एंड इट वॉज, खलता ये नहीं कि तुम अब जा चुके हो। दैट वॉज द फर्स्ट पीस दैट आई रोट दैट डे। मुझे आज भी याद है, मैंने बस डायरी उठाई, पेन उठाया और मैं बस लिखने लग गया था। मुझे याद है वो पीस मैंने करीब आधी 1 घंटे तक करीब लिखता रहा था। और वो पीस इतना स्पेशल इसलिए है ना कि उसके साथ जो वाइब्स जुड़ी है ना, कि मैं बस उसे लिखे जा रहा हूँ और मेरा चेहरा जो है ना पूरा गीला हो चुका है, मैं बस रोए जा रहा हूँ। होता है ना जैसे किसी ने इतने दिन का जो बांध था वो बस छोड़ दिया है। सो इसीलिए राइटिंग इज़ दैट स्पेशल फॉर मी। राइटिंग मुझे शायद रोने की एक वजह दे देती है, और दैट वाज द पीस जिससे मैंने डिसाइड किया था अपनी किताब लिखने का, जिसका नाम था सुन रही हो ना तुम, जिसका कवर भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था। सो ये किताब एक बेंचमार्क की तरह मेरी उस पूरी स्ट्रगल की। लाइक इस किताब में मेरे वो तमाम ख़त हैं जो मुझे कभी किसी रोज़ उसके आगोश में रहकर उसे रात रात भर सुनाने थे, मगर अब मैं इन्हें लिख भी इसी उम्मीद से रहा हूँ मेरे शब्द भले ही किसी और की ज़ुबान से सही उस तक पहुँचे तो ज़रूर। उसी दौरान मैंने लिखा कि सारे गमों को मेरे हिस्से सौंप कर वो कह कर गया है खुश रहना। खुश रहना मेरा एक और पीस था जो मैंने उसी दौरान लिखा था। इनफैक्ट खुश रहना इससे पहले वाला मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पर है, वो भी उसी किताब का हिस्सा था। तो अगर आप भी उस किताब को या मेरे लिखे उन खतों को पढ़ना चाहते हो तो मैंने सुन रही हो ना तुम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से लेकर पढ़ सकते हो। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ राइटिंग मुझे एक तीसरी एडवाइस का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ, विच इज़ क्राइंग इट आउट, कि रोना इतना ज़रूरी क्यों है। ये समझो कि दुख ना अपने हिस्से के आंसू लेकर ही जाएगा, तो बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके उन आंसू को बहा दो। आपको ये समझना होगा कि दर्द से निकलने का रास्ता दर्द से होकर ही गुजरता है, और आप रो सकते हो, ये इस बात का सबूत है कि आप एक इंसान हो। और आपको पता है एक हद तक रोने के बाद ना आपकी आंखें भी पत्थर हो जाएंगी, आपका दिल ना फिर भर जाएगा, फिर आप रियलाइज़ होगा कि अब कुछ और किया जाए। तब मैं अपनी चौथी लर्निंग पे पहुंचा, विच वॉज एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिविंग योरसेल्फ। पता है ये इंसानी फितरत होती है कि हमको ना बदलाव नहीं पसंद होता है, हम अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स जब कुछ लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर करता है ना, हम पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे करके उसको रोक दें। हम किसी रिश्ते में ना अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, अपना एक अलग सपना जीते रहते हैं, और जब उस रिश्ते से हार मिलती है और जब हमको अपने उन्हीं हाथों से उस रिश्ते का दम घोटना पड़ता है ना, और जब उन्हीं सपनों को खुद के हाथों से तोड़ना पड़ता है ना, तब सबसे ज़्यादा दुख होता है। वो सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। मगर अब मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। जो भी होता है ना, ये सच में आपके भले के लिए होता है। जब मैं अपने रिलेशनशिप से बाहर आया था ना, मुझे दिखा कि एक्चुअली कितना टाइम आपको मिलता है, आपको कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है रिलेशनशिप वगैरह में। तो अगर आपके पास भी वक्त ऐसा बच रहा हो, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट, ट्राई टू यूटिलाइज इट इन लर्निंग सम सॉर्ट ऑफ हैबिट। अगर आप स्केचिंग सीखना चाहते हो तो वो सीख सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो तो वो सीख सकते हो। मैंने पर्सनली रीडिंग को चूज़ किया था, क्योंकि इट इन्वॉल्व नो ह्यूमन इंटरेक्शन, और दूसरी बात कि इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव हैबिट। मैं कोई भी हैबिट इसलिए डालने को कह रहा हूँ ना कि किसी नई हैबिट से क्या होगा ना कि आपके नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे, विच विल इन टर्न रिप्लेस द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विच वर टॉक्सिक। जो आपके पुराने ख़राब एक्सपीरियंसेस होंगे ना, उसको ये जो नए हॉबी के एक्सपीरियंसेस होंगे ना, वो रिप्लेस करते रहेंगे।
ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं होगा, बट विथ टाइम आप देखोगे काफ़ी फ़र्क दिखेगा आपको। अगर कोई हॉबी नहीं मिल रही है तो जस्ट स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, ऑर्गेनाइजिंग योर बेड, योर अलमीरा। उससे क्या होगा ना कि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दिखेगा कि आपने कोई टास्क कंप्लीट किया। थोड़ा सा फीलिंग ऑफ प्रोडक्टिव जब आएगा ना, सो इट विल क्रिएट अ मोमेंटम। और अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो मैं अपनी आपको 6 एडवाइस देना चाहूँगा, विच इज़ रुद्राक्ष एंड अफर्मेशंस। पहले तो बता दूं कि ये रुद्राक्ष माला है और इसमें 108 दाने होते हैं, 108 बीट्स, और इसका यूज़ आप किसी भी मंत्र को लगातार उच्चारण करने में कर सकते हो। और अफर्मेशंस वो स्टेटमेंट्स होते हैं ना विच यू राइट, विच यू स्पीक टू योर सेल्फ कंटिन्यूसली, लाइक डीप डाउन योर सोल व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। लाइक इन माय केस आई वांटेड टू बी हील्ड, आई वांटेड टू बी हैप्पी। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं अपने एक बचपन की एक हसीन मेमोरी को याद करता हूँ और आई जस्ट कीप ऑन सेइंग आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी, आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी, आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि यू हैव टू से इट इन प्रेजेंट टेंस, यू डोंट हैव टू पोस्टपोन इट टू द फ्यूचर। आप ये आज मान रहे हो। मैं उस समय भले हील नहीं हुआ था, मैं भले उस समय एकदम खुश नहीं था, भले ही मैं खुद से झूठ कह रहा था, मगर आपको ये झूठ खुद से कहते रहना है और आपको उस झूठ पे विश्वास करना है। और लिटरली मैं खुश होकर कहता था आई एम हैप्पी, आई एम हील्ड। मैं सुबह उठता था, मैं अपनी रुद्राक्ष माला से हाथ में लेकर उसको ऐसे जैसे लोग करते हैं ना, वैसे करते हुए आप लगातार बोलते रहो 108 बार आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी। या आप जो और चाहते हो, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो यू कैन कीप ऑन सेइंग आई एम स्टूडियस, आई एम हार्ड वर्किंग। ऐसे लगातार आपको बोलते रहना है। और सच बता रहा हूँ, ये सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग सकता है, बट इट इज़ रियली पावरफुल। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है, इट डजेंट मैटर, स्टार्ट राइटिंग ऑन पेपर, से इट इन योर माइंड 100 टाइम्स। आप बस 100 बार बोलते रहो खुद से। करना क्या है ना कि आपको अपने सबकॉन्शियस को ये याद दिलाना है, उसको यकीन दिलाना है कि आप हील हो चुके हो, आप खुश हो। आपको ये नहीं कहना कि आई विल बी हैप्पी, आई विल स्टडी वन डे। आपको आज की डेट के हिसाब से बात करनी है। और जो 7वीं एडवाइस ये है ना, अवॉइड टेम्परेरी ड्रग्स। लोग कहते हैं ड्रग्स से दूर हो, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपको शायद बचना चाहिए। एक तो ये कि अपने दर्द से उभरने के लिए ना किसी दूसरे इंसान का सहारा मत लो, उससे आप 2 ज़िंदगी एक साथ बर्बाद करोगे। और जो लोग कहते हैं ना कि मिक्सअप विद पीपल, ग्रुप में रहो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेला हमेशा साथ नहीं रहता है। आपको घर अकेले जाना पड़ेगा, उस बिस्तर पर आपको अकेले सोना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप खुद पर काम करो कि जब आप मेले में जाओ तो आपको और ज़्यादा खुशी हो। मेले में रहकर मन बहलाने वाले ये भूल जाते हैं कि आपको सोना तो अकेले ही होगा ना। तो अभी 8वीं एडवाइस थी कि जब आप अकेले रहोगे ना, सो कीप अ कोट लिस्ट रेडी। अ कोट लिस्ट मतलब क्या? ऐसी कुछ लाइंस, ऐसी कुछ बातें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इमीडिएटली हेल्प करें। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मुझे मूव ऑन करना था जब मैं उस फेज़ में था, तो मैं बहुत सारे ऐसे पेजेस को फॉलो करता था, ऐसे पेजेस को सर्च करता था जिसमें कोट्स मिलते थे अबाउट मूविंग ऑन, और मैं उसको सेव करता रहता था। एज द टाइम पास्ट, उस कलेक्शन में मेरे बहुत सारे कोट्स हो गए अबाउट मूविंग ऑन। तो जब भी मैं थोड़ा बहकता था ना, देन आई वुड इमीडिएटली ओपन माई फ़ोन एंड ओपन दैट कलेक्शन और मैं उसको पढ़ने लगता था। वो क्विक डोपामीन का जो रश होता है ना, क्विक कॉन्फिडेंस देता है। इट कीप्स यू गोइंग। इट इज़ वेरी अंडररेटेड बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं अब भी करता हूँ। और 9th पॉइंट विच इज़ लिटरली द मोस्ट इफेक्टिव, विच आई बिलीव एवरीवन शुड डू, बट वो थोड़ा कठिन भी है। मेडिटेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। इसके रिजल्ट्स ऐसे नहीं कि आपको तुरंत दिख जाएंगे, बट एज अ टाइम वुड पास, जब आप एक डिसिप्लिन से उसको करते रहोगे ना, आपको लिटरली फ़र्क दिखेगा। मैंने खुद की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखा था। सो व्हाट इज़ मेडिटेशन? एज नेवल रविकांत सेज, मेडिटेशन इज़ लिटरली द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। सिंपली समझाऊँ तो आपको बस एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। डजेंट मैटर आप बिस्तर में बैठ रहे हो, चेयर में बैठ रहे हो, ज़मीन में बैठ रहे हो, बट द पॉइंट विच मैटर्स इज कि आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है एंड यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड शट।
अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है, मगर जब आप इसको एक्चुअली करोगे ना तो आपको समझ में कि कितनी कठिन चीज़ है। क्योंकि आप जब शांति से बैठोगे ना, आप देखोगे आप शांति से बैठ जाओगे, मगर आपका दिमाग कभी शांत होता नहीं है। आपका दिमाग ना बंदर की तरह उछलता रहता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मंकी चैटर। मेडिटेशन का सिर्फ इतना से कहना है कि आपको उन थॉट्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू कीप अ वॉच ऑन दोज थॉट्स। और जब जब आपके थॉट्स डेविएट हो रहे हैं, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग इट बैक। आपको उसको बस वापस लाते रहना है। मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो पर्सनली मुझे अपनी लाइफ में देखा वो ये था कि मैं अब अपनी प्रॉब्लम में ना ज़्यादा डीपर जा सकता था। मुझे एक बात समझ में कि जितना ज़्यादा हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उतना आप दुखी रहोगे। इसलिए शिफ्ट योर फोकस टू दोज थिंग्स विच आर इन एक्चुअली योर कंट्रोल। मेरे हाथ में ये वीडियो बनाना है, मेरे हाथ में लिखना है, मैं लिख सकता हूँ। कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े वो मेरे हाथ में नहीं है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सुनने और असली एक्सेप्ट करने में ना बहुत फ़र्क होता है। मुझे एक और बहुत अच्छी बात समझ में कि मैं किसी शख्स से प्यार कर सकता हूँ, उस पर विश्वास कर सकता हूँ, मगर स्टिल वो धोखा दे रहा है, वो उसका डिसीजन है। मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ प्यार करना। मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद से मेरी जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो लिटरली मुझे ना बहुत छोटी लगने लगी। कई बार हमारे दुख इतने बड़े होते नहीं जितने बड़े हम उनको बना लेते हैं। कई बार हम उन्हीं पुराने दुखों में ना बार बार जीते रहते हैं। कई बार हम उन्हीं पुराने दुखों को बार बार दोहरा कर अपने आप को दुखी किए रहते हैं। कई बार कुछ चीज़ें एक्चुअली हमारे हाथ में होती हैं। और जो मेरी 10th और आखिरी लर्निंग है, दैट इज़ डिटॉक्सिफाई योर माइंड, कीप अ चेक ऑन व्हाट यू कंज्यूम। क्योंकि आप वही बनते हो जो आप हर वक्त देखते हो, सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो। आजकल हम लोग अपना ज़्यादातर वक्त अनकॉन्शियसली ही सही मगर सोशल मीडिया पर बिताते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मेरी खुद की मेंटल हेल्थ पर इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था कि मुझे 2 बार डिजिटल डिटॉक्स पे जाना पड़ा। दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग विच वी चूज टू डू। हर वो चीज़ जो आपको मेंटली ट्रिगर करती है सोशल मीडिया पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपके फेसबुक पर, हर उस चीज़ को ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, उसको म्यूट कर दीजिए। मैंने खुद अब अपने इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों को म्यूट करके रखा है। सिंपली सेइंग, अब अगर किसी इंसान की वाइब्स मुझसे मैच नहीं करती है या उसकी स्टोरीज देख कर मैं मेंटली अफेक्ट होता हूँ, तो मैं बस सिंपली उसको म्यूट कर देता हूँ। कोई आपका रिलेटिव हो, कोई आपका दोस्त हो, हर उस शख्स को म्यूट कर दीजिए जिसके लाइफ के इवेंट्स आपको एक्चुअली अफेक्ट करते हो, जिससे आप खुद को हर समय कंपेयर करता पाते हो। अपनी एक्स से हर कनेक्शंस को ब्लॉक कर दीजिए। डोंट कॉल देम बैक प्लीज़। मैंने अपनी इसको हर जगह से ब्लॉक करके रखा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या अब अगर वो वापस आना चाहें तो आप उनको दोबारा एक मौका देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि देखो यार, जो गया सो गया, उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता, वो खुद भी नहीं। जो लोग आपकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखते हैं, उनका आपके दिमाग में रहने का भी कोई हक नहीं। तो यस, that's it. These were my 10 lessons that I learned during my struggle with moving on. और पता है, इन सब के बाद भी बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन होगा, जब आप कितना भी सोच समझ कर दिमाग लगा लो फिर भी यार आप टूट जाओगे। तब उसको बस ऐसे समझना कि आप एक इंसान हो। ये एक इंसान होने की परिभाषा है कि आप टूट सकते हो, कि आप रो सकते हो। बस ये समझ लो कि उसकी आदत मत डाल लो। दुख और डिप्रेशन में फ़र्क होता है, उस फ़र्क को समझना। और इन सारी एडवाइसेस का कोई भी पॉइंट नहीं बनता अगर आप उसको अपनी लाइफ में एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी कि इफ़ नथिंग इज़ वर्किंग आउट, अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग ओवर दैट डिप्रेशन, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर निकल रही है, सो प्लीज़ डू गो एंड लुक आउट फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स। कई बार हर चीज़ में खुद नेता बनना सही नहीं होता है। थेरेपीज आर नॉट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, सी इट एज इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो इसी तरीके के हालातों से गुजर रहा हो, तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अपने सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टा पर ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात उन लोगों तक पहुंच पाए जो शायद बाहर आकर जाहिर नहीं कर पाते हों, जो शायद उस मदद मांग ना पाते हों। तो अगर मैंने अपने इस छोटे से सेशन से कुछ नई बात सिखाई हो, कुछ नया पर्सपेक्टिव दिया हो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। और ना उसके बगल में ही ना एक लाल कलर का बटन होगा, उसको कहते हैं सब्सक्राइब बटन। अभी तक तो पता चल ही गया होगा, मगर फिर भी बता दे रहा हूँ,
प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं कोशिश करता रहूँगा कि इसी तरीके के और भी वीडियोस जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए नेसेसरी होंगे, जो आज के यूथ के लिए मुझे लगता है कि नेसेसरी है, जो आज के यूथ को सुनना चाहिए, जो मेरी लर्निंग्स है, जो मैं किताबें पढ़ता हूँ, जो मैं सीखता हूँ। और आपको जो भी बात इस पूरे वीडियो की अच्छी लगी हो, कोई भी जो बात आपके साथ रह गई हो, जो बात आप आज लेकर जाओगे यहाँ से, वो बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक और बात कि आप ये ज़रूर से बताना कि आप लोग और किस तरीके के वीडियोस देखना चाहोगे और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं। और यहाँ यूट्यूब पर तो मैं 1 तारीख से आया हूँ, बाकी मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पर। तो अगर आपने वहाँ मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर @2 अल्फाज से फॉलो कर सकते हो। और मेरी 2 पोइट्रीज़, एक खुश रहना और एक कोई तो रोक लो से, दोनों ऑलरेडी मैं इसी चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आपने अब तक भी देखा नहीं है उसे ज़रूर से देखेगा। सो यस, दैट वाज इट। थैंक्स अ लॉट। Do like and comment. Do share this video. Do subscribe. Thank you.